हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। गाइस, जो आज का टॉपिक है आफ्टर वर्क एनर्जी एंड पावर ऑफ ए लेवल्स, दैट्स गोइंग टू बी डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स जो है, इट्स कंप्राइजेज ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स, बट इसको मैं एक ही जेनेरिक तरीके से पढ़ाता हूँ। लेट्स स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड जंप टू द कॉन्सेप्ट। जब हमारे पास टर्म आती है डिफॉर्मेशन की, तो एवरी डिफॉर्मेशन रिक्वायर्स अ फोर्स, एंड डेफिनेटली वी ऑल नो दैट द फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और किसी भी फोर्स की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को शेयर कर सकते हैं, बेंड, स्ट्रेच, कंप्रेस, किसी भी एतबार से उसकी जो है स्टेट को थोड़ा बहुत डिफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। हम लोग अपने इस चैप्टर में स्ट्रेच और कंप्रेशन पे बहुत डिटेल में जो है डिस्कशन कर रहे होते हैं। जब कोई चीज़ स्ट्रेच होती है तो द फर्स्ट थिंग दैट इज देयर इज नोन एज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमारे पास एक, अगर मैं स्प्रिंग की मिसाल दूं और मैं कहूं कि एक स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है, जो कि उसकी लेंथ है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, तो ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है। और अगर मैं इस पे कोई लोड या फोर्स अटैच कर दूं तो स्प्रिंग उस वजन की वजह से जो है स्ट्रेच हो जाएगा, और अब जो इसकी लेंथ हो जाएगी दैट विल बी द स्ट्रेच लेंथ। अब मैं इस स्ट्रेच्ड लेंथ में से जब ओरिजिनल लेंथ माइनस करूंगा, ये जो डिफरेंस हमारे पास आएगा, दिस पर्टिकुलर लेंथ इज नोन एज एक्सटेंशन। तो इन इजी वर्ड्स, एक्सटेंशन क्या हुई? स्ट्रेच्ड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ गिव्स अस एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। अगर लेंथ बढ़ रही होगी तो डेफिनेटली स्ट्रेच लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ करूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर होगा। और अगर कंप्रेशन हो रही है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मेरे स्प्रिंग के ऊपर मैंने एक फोर्स अपवर्ड लगाई एंड इट नाउ कंप्रेसेस, तो अब इसकी जो ओरिजिनल लेंथ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और स्ट्रेच लेंथ कम हो जाएगी। तो स्ट्रेच लेंथ माइनस ओरिजिनल कर लेंथ करूँगा तो हमारे पास जो एक्सटेंशन आएगी दैट विल बी नेगेटिव, और इसका मतलब है कि हमारा स्प्रिंग जो है कंप्रेस हुआ है। तो इन केस व्हेन द लेंथ इंक्रीजेज द एक्सटेंशन इज पॉजिटिव, एंड इन केस व्हेन द लेंथ decreases the extension is in negative. Moving further on, जो वर्किंग हम लोग ये सारी जो ओ लेवल्स की बात की है, दैट्स स्टार्टेड ऑफ विद हुक्स लॉ। हुक्स लॉ भी हम लोगों ने लास्ट ओ लेवल्स में डिस्कस किया हुआ है। और हुक्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक जो फोर्स है वो एक्सटेंशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब टर्म आती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, तो आप लोगों को एक आइडिया होगा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो पॉइंट होता है जिसके बाद हुक्स लॉ अबाय ना हो रहा हो। या कुछ लोगों ने ये वर्ड टर्म भी पढ़ी होती है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अ पॉइंट आफ्टर विच द स्प्रिंग बिकम्स डीफॉर्म, या इस तरीके से। तो ये फिलहाल जो है डेफिनेशन अब वैलिड नहीं है, इवन कि लास्ट ईयर भी वैलिड नहीं थी, बट कुछ जगह पे इंसान ये चीज़ें देख लेता है, सुन लेता है, तो हमारे जहन में बैठ जाती हैं। बट इसको फिलहाल जो है रिजेक्ट कर दीजिएगा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जिसके बाद स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाए। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अ पॉइंट आफ्टर विच द हुक्स लॉ इज नॉट अबाइडेड, कि स्प्रिंग हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा होता। अच्छा, एक छोटी सी कन्वर्जन को जहन में रखिएगा कि न्यूटन पर सेंटीमीटर से अगर न्यूटन पर मीटर में जाना हो तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। एक कन्वर्जन रेशियो याद रख लीजिएगा कि व्हेन एवर वी हैव टू कन्वर्ट न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर टू न्यूटन पर मीटर, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। मूविंग ऑन, अब जो हुक्स लॉ का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, F इज इक्वल्स टू के एक्स, क्योंकि F फोर्स वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के व्हेन आई ऐड ए कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड के, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज यूजुअली जनरली मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर, समटाइम्स इन न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसकी वजह से मैंने आपको कन्वर्जन रेशियो भी बताया। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये हमें ये बताता है कि मेरा स्प्रिंग जो है कितना ज़्यादा स्टिफ है, मतलब वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन ऑर्डर टू मूव, या इन ऑर्डर टू स्ट्रेच या कंप्रेस बाय वन यूनिट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट की जनरल डेफिनेशन की बात करें तो इट्स फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, जिसका मतलब है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर अ स्प्रिंग टू स्ट्रेच फॉर अ यूनिट। 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है। तो ये हमें बताता है कि द स्प्रिंग कितना ज़्यादा स्टिफ है, कितना ज़्यादा हार्ड है। तो वैल्यू ऑफ द के जो है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन पे, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसके मटेरियल पे।
कुछ ऑब्जेक्ट इलास्टिक इन नेचर होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट इलास्टिक इन नेचर नहीं होते, तो उनके डिज़ाइन किस तरीके से स्प्रिंग को बनाया गया है, उसमें कितना डायमीटर रखा है, ये सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं, एंड देन यू कैन गेट अ स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्प्रिंग जो भी हमारे पास है. अच्छा, द फर्स्ट ग्राफ दैट वी नीड टू रिमेंबर इज द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ. बेटे फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, अब ए लेवल्स में आ गए हैं, इतनी बात हमें पता है कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो ग्रेडियंट है एफ ओवर ई वो हमें के की वैल्यू देगा. तो द ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिव्स अस अ स्प्रिंग कांस्टेंट. और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं या एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ कर दूं तो इसका जो ग्रेडियंट होता है वो हमें 1 ओवर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देता है, 1 ओवर के की वैल्यू देता है, क्योंकि इसके वाई एक्सिस पे अब एक्सटेंशन है और एक्स एक्सिस पे अब फोर्स है. फॉर अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ उसका ग्रेडियंट वुड प्रोवाइड मी विद द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट स्प्रिंग कांस्टेंट, और जो एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ है उसका ग्रेडियंट मुझे 1 ओवर के 1 ओवर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज दे रहा होता है. बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी एग्जांपल है, एक छोटा सा केस है. मेरे पास दो स्प्रिंग है, एक ए है जो थोड़ा रिजिड है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 1020 न्यूटन पर मिलीमीटर है, ठीक है. और मेरे पास एक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट दैट्स 300 न्यूटन पर मिलीमीटर. अगर मैं फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ पे इनको एक स्केच, जनरल स्केच करूं, तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का ग्रेडियंट मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट देता है. तो जो ए का कर्व होगा, जो ए की स्प्लाइन होगी, इट वुड बी मच स्टीपर कंपेयर टू बी, क्योंकि ए का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, वेयर जो बी का स्प्रिंग कांस्टेंट है वो अराउंड उसके नीचे होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसकी के की वैल्यू कम है तो इसका ग्रेडियंट भी फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ पे कम आ रहा होगा. बट अगर मैं एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ की बात करूं तो ये अदर वे अराउंड हो जाता है, क्योंकि इस एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें 1 ओवर के की वैल्यू देता है. तो ओवर हेयर जो ए का ग्रेडियंट बनेगा वो बहुत ज़्यादा कम बनेगा, क्योंकि 1 ओवर के करना पड़ेगा, और जो बी की स्टीपनेस होगी वो रिलेटिवली ज़्यादा होगी क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है. तो ये बेसिक मैंने जो है आपको स्केच करके दिखा दिए. इम्पॉर्टेंट है, कई एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है. मूविंग ऑन फर्दर. अच्छा, अब जो बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. मैंने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, और स्ट्रेच किया, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक स्ट्रेच किया, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ जाएगा. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज द पॉइंट टिल विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और जो ग्राफ है वो हुक्स लॉ को अबाय कर रहा होता है, फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इस तक अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करूं तो हम लोग ये पढ़ते रहे हैं लास्ट ईयर तक कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है. मैंने स्प्रिंग को थोड़ा और स्ट्रेच किया और इसको बियॉन्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेच कर दिया, ठीक है जी. छोड़ा, स्टिल इट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है जी. इस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद एक और पॉइंट आता है, दैट पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट. और जो ये इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है, ये वो पॉइंट होता है जिसके आगे जो स्प्रिंग या जो मेरा जो भी चीज को मैं स्टडी कर रहा हूं दैट बिकम्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड. दैट पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट. एंड इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट बियॉन्ड विच परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होती. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद देयर इज अनदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. उस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है. आफ्टर एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग और एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट द इलास्टिक लिमिट, इट विल नो लॉन्गर रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. इससे ज़्यादा अगर मैं उसको स्ट्रेच करूंगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा. कहाँ जाएगा, थोड़ी देर में बताता हूँ. अच्छा, इस रीजन को, टिल लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के रीजन को हम लोग प्लास्टिक रीजन कहते हैं, क्योंकि इस रीजन के अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रही होती है, उसको इलास्टिक रीजन कहते हैं, क्योंकि इस रीजन के अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रही होती है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाती है. ऐसी डिफॉर्मेशन जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी, ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाए. और इसके बियॉन्ड जो डिफॉर्मेशन होती है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाती है. और इस रीजन को प्लास्टिक रीजन कहते हैं क्योंकि हमारे पास इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता, वो
थोड़ा सा परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, उसकी लेंथ चेंज हो जाती है फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर, ओरिजिनल लेंथ नहीं रहती। मूविंग ऑन फर्दर, यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक छोड़ा तो वापसी आ जाएगा ओरिजिनल पोजीशन पे, बियॉन्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से भी अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाएगा। बट अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं इलास्टिक लिमिट से अगर स्ट्रेच कर दूं तो वो वापस तो आता है, बट उसके अंदर अब एक परमानेंट एक्सटेंशन या परमानेंट चेंज इन लेंथ आ जाती है। तो परमानेंट चेंज इन लेंथ उसके अंदर आ जाती है, वो डिफॉर्म हो जाता है। अब वो अपनी जो लेंथ थी उस पर वापस नहीं आया, एक्सटेंशन जीरो नहीं हुई, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ नहीं है, एक्सटेंशन में ग्राफ है तो एक्सटेंशन जीरो नहीं हुई, रादर अब उसकी जो नई लेंथ है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें हमें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आफ्टर दिस, लेट्स एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द एनर्जी स्टोर्ड बाय स्प्रिंग। जब हम किसी भी स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी की बात करते हैं, वो कंप्रेशन की वजह से हो या स्ट्रेच होने की वजह से हो, दैट एनर्जी इज रेफर्ड टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसईज, और इसका एक और नाम है स्ट्रेन एनर्जी का, और इसका जो तीसरा नाम है इट कैन बी गिवन एज वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्ट्रेन एनर्जी या फिर वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ये सारे जो टर्म्स हैं दे आर सेम थिंग्स। ये क्या रेफर करती हैं, वो एनर्जी जो एक स्प्रिंग में स्टोर होती है बिकॉज ऑफ इट्स कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग, और वो जो है डेफिनेटली जब उसको छोड़ते हैं तो अपनी वापसी अपनी पोजीशन पे आ जाता है। वो उस एनर्जी को जो उसमें स्टोर होती है दैट इज रेफर्ड टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी और वर्क डन बाय द स्प्रिंग। अब इसका जो फॉर्मूला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज हाफ एफ एक्स। ठीक है, द फॉर्मूला इज 1/2 एफ एक्स, हाफ टाइम्स फोर्स टाइम्स एक्सटेंशन, और इस को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। इससे पहले तक की कुछ बातें हम लोग कहीं ना कहीं पीछे लेवल पे पढ़ते आ रहे थे, बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ब्रांड न्यू फॉर यू गाइस, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ऐसी एनर्जी जो डिफॉर्मेशन की वजह से स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसको निकालने का एक फॉर्मूला है हाफ टाइम्स एफ एक्स, विच इज डिराइव फ्रॉम द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। और फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्ट्रेन एनर्जी का जो है आंसर दे रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को हाफ एफ एक्स को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। सिंस हमारे पास F इज इक्वल्स टू के एक्स का फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पढ़ा हुक्स लॉ का, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन है, एंड देन F इज इक्वल्स टू के एक्स। अगर मैं चाहूँ तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हाफ टाइम्स फोर्स की जगह पे के और एक्स को सब्सटीट्यूट कर दूँ एंड देन मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो मेरे पास जो सेकंड फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड to calculate elastic potential energy or strain energy, half kx squared. तो अब तक till now we are done with three formulas in this chapter. The first formula that we did was F is equals to kx, that's Hooke's laws. Second formula that we did was half fx जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है, और थर्ड फार्मूला जो मैंने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी एक और पढ़ाया हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड। तो ये तीन फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसी बात को आगे स्टैंड करते हुए, क्योंकि मैंने एरिया अंडर द ग्राफ की बात की, तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक रीच करता हूं तो ये वो एनर्जी है, अभी मेरे साथ साथ रहिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं और इसको भी फिलहाल मिटा देता हूं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक एक्सटेंड करता हूं तो ये उसके अंदर स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच कर देता हूँ तो ये भी एनर्जी सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इवेंचुअली वापस आ जाएगी। ठीक है, बट अगर मैं इसको इसके बियॉन्ड स्टोर करता हूँ, यहाँ तक इसके बियॉन्ड स्ट्रेच करता हूँ तो वो वापस आएगा।
इसका मतलब है कि एरिया अंडर द ग्राफ हमें एनर्जी देता था, तो ये जो एनर्जी है जो मैंने पिंक कलर से बनाई हुई है, ये एनर्जी तो वापस आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस एनर्जी से वो अपनी वापसी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी। पर जो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट एक्सटेंशन हो गई, तो ये जो एनर्जी इस ग्राफ के अंदर वाली है, दिस एनर्जी इज नोन एज नॉन रिकवरेबल एनर्जी। ये एनर्जी वहाँ इस्तेमाल हो गई जो कि इसको परमानेंटली डिफॉर्म करवाने में इस्तेमाल हो गई, हीट की में, मद में या किसी और मद में। तो द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड फॉर परमानेंट एक्सटेंशन, वो एनर्जी नॉन रिकवरेबल है, क्योंकि वो अब रिकवर नहीं हो सकती, दैट इज लॉस्ट इन हीट। और ये मैंने एक जनरली से एक आइडिया दे दिया कि भाई कभी एमसीक्यू में अगर वो पूछ ले कि बट व्हाट इज दिस एनर्जी, तो ये नॉन रिकवरेबल एनर्जी है, दैट इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ हीट और वट एवर, ताकि वो परमानेंटली जो स्प्रिंग है वो डिफॉर्म हो जाए। अच्छा जी, मूविंग फर्दर ऑन, एक कॉन्सेप्ट पे और बात करते हैं छोटी सी। अच्छा, एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ठीक है। इसकी वर्डिंग्स आप लोग रीड कर लीजिएगा, पहले मेरी बात समझिएगा। मैं एक चीज को, एक स्प्रिंग को लेता हूं एंड आई स्ट्रेच इट अ लिटिल बिट, ठीक है। देखिएगा इधर मैं इसको ग्रीन से लेता हूं, एक स्प्रिंग है, ठीक है, मैंने इस पे फोर्स लगाई और ये स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई होगी स्ट्रेच करने के लिए। अब मैंने स्प्रिंग पे और फोर्स लगाई, ये थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो और ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई है, लाइक एनर्जी दैट इज एडेड, दैट एनर्जी इज रेफर्ड टू एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी. For example, consider a material which has undergone an initial extension of E1 when a force of F1 has been applied. When the force of F1 is increased to the force F2, और ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो एक्सटेंशन भी डेफिनेटली बढ़ के E2 हो जाएगी. That energy जो और ज़्यादा बढ़ के स्टोर हो गई, that is given the name of additional strain energy. टोटल एनर्जी अपनी जगह है, फर्स्ट एक्सटेंशन से सेकेंड एक्सटेंशन तक कितनी एनर्जी बढ़ी, दैट इज नोन एज एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी. मान लेते हैं कि यहां से स्प्रिंग स्ट्रेच करा है यहां तक, मैं बोलता हूँ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अभी कहीं आगे है, ठीक है। ये एनर्जी स्टोर होती जो मैं बड़े आराम से हाफ एफ एक्स से, हाफ F1 E1 से निकाल लेता, ये इसके अंदर जो स्टोर एनर्जी थी. अच्छा, और स्ट्रेच कराता, टोटल एनर्जी निकालनी होती तो मैं हाफ F2 E2 से निकाल लेता, हाफ Fx का फॉर्मूला है ना. पर मुझे सिर्फ ये चाहिए कि भाई फर्स्ट में और सेकंड के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर हुई. तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि ये एक ट्रिपेजियम टाइप चीज़ बनती है. और एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी के कितनी ज़्यादा एनर्जी इसमें इसके बाद स्टोर हुई, वो निकालने के लिए लेट्स फिगर इट आउट. ट्रिपेजियम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हाफ sum of parallel sides, that will be F2 plus F1, ठीक है, sum of parallel sides into the height of the trapezium which will be E2 minus E1, ये इसकी हाइट आ जाएगी. अच्छा, इसको थोड़ा सा डेरिवेशन को देख लीजिएगा, 1/2 F इज इक्वल्स टू के ई का फॉर्मूला है, तो सिंस द स्प्रिंग इज सेम मैंने के E1 लिख दिया है, ठीक है इसको. अच्छा जी, फिर हमारे पास F2 की जगह मैंने के E2 लिख दिया है, क्योंकि F इज इक्वल्स टू के ई है, तो F1 इज इक्वल्स टू के टाइम्स E1 एंड F2 इक्वल्स टू के टाइम्स E2 कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय E2 माइनस E1. अच्छा, के को मैं इधर कॉमन ले लिया, मेरे पास E1 प्लस E2 आ गया, और यहाँ पे E2 माइनस E1 या E2 माइनस E1 कर देते हैं, ठीक है. और इसको भी मैं आप लोगों की आसानी के लिए दोनों ऐड ही हो रहे हैं, तो E2 प्लस E1 कर देता हूँ. आई एम प्रीटी श्योर कि आप इस फैक्ट को रिकग्नाइज करेंगे कि A प्लस बी और A माइनस बी की आइडेंटिटी से अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको E2 स्क्वेड माइनस E1 स्क्वेड लिख सकता हूँ, एंड दैट इज माय फॉर्मूला फॉर एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी, कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी इसमें जो है ऐड हुई, एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी आ जाती है, ठीक है जी. इसकी चंद एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, ठीक है. द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ गिवन ओवर है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे पास है, ठीक है, एंड
उसमें एक्सटेंशन हमारे पास दी हुई है और एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले न्यूटन्स पर सेंटीमीटर को मैंने जो है कन्वर्ट कर दिया न्यूटन्स पर मीटर में बाय टाइम्सिंग बाय 100। ठीक है, इधर मैं आपके साथ साथ सॉल्व करता हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, ये ओके। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास था हाफ के टाइम्स E2 स्क्वेड माइनस E1 स्क्वेड का। ठीक है जी, हाफ जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको मैंने न्यूटन्स पर सेंटीमीटर से न्यूटन्स पर मीटर में करना था, सो आई हैड टू टाइम्स इट बाय 100। 30 टाइम्स 100 इज गोइंग टू बी 3000। और फिर इसको मैंने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो E2 इज गोइंग टू बी 0.07 स्क्वेड माइनस 0.05 स्क्वेड, and after calculating it in a calculator I get the answer as 3.6 joules. That is the energy that is gained by the spring when it's extended from 5 centimeter to 7 centimeter. इस एक्सटेंशन की वजह से उसके अंदर 3.6 जूल्स की जो एनर्जी है वो स्टोर हो गई। मूविंग ऑन फर्दर, इसी आइडिया को थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोलता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज गोइंग टू बी 40 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर, और अब स्प्रिंग जो है 6 से 4 तक जो है कंप्रेस हो गया है। पहली चीज़ तो मेरे जहन में आती है कि भाई ये तो लेंथ कम हो गई, तो क्या मैं इसको एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी बोलूँगा? हाँ यार, अगर मेरा आंसर नेगेटिव में ही क्यों ना आ रहा हो, अभी भी मैं इसको एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी ही बोलता हूँ, एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी ही बोलता हूँ। मेरा जब आंसर आएगा तो ये जो नेगेटिव आंसर है ये मुझे ये बता देता है कि मेरी जो एनर्जी है वो रिलीज़ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये भी आप लोगों के सामने सॉल्व कर दूं तो एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा, हाफ के टाइम्स E2 स्क्वेड माइनस E1 स्क्वेड। तो हमारे पास 1/2 द के इज 40, कन्वर्ट इट इन न्यूटन्स पर मीटर, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 40 टाइम्स 100 विल बी 40,000 एंड देन E2 विल बी 0.04 स्क्वेड, टेक अवे 0.06 स्क्वेड एंड यू विल गेट द आंसर जो भी आ रहा था। मैंने जो है उसको कैलकुलेटर, दैट्स गोइंग टू बी -4 जूल्स। ठीक है, तो -4 जूल्स वो एनर्जी है जो इससे रिलीज हो गई। ठीक है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी इसमें से रिलीज हुई है। ठीक है, जब ये स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करता हूँ उसमें एनर्जी रिलीज होती है, जब वो छोड़ता हूँ वापस गेन करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो स्टिल इट इज नोन एज एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी। हाँ, चलें भाई बात को आगे बढ़ाते हैं। एक और केस सिनेरियो कर लेते हैं कि अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे एक 2 kg का मास है एंड दैट मास इज बेसिकली एक्सटेंडिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, यहाँ से राइट में मूव कर दिया। दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। ये स्प्रिंग खिंच गया 8 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर तक। इनिशियल लेंथ दोनों की 8 सेंटीमीटर है। खींचा तो ये 8 से 11 सेंटीमीटर तक आ गया। इसकी ओरिजिनल लेंथ 8 थी, इसकी भी ओरिजिनल लेंथ 8 सेंटीमीटर थी। ठीक है जी, जब मैंने इस मास को पकड़ा और इसको यूं लेके गया तो इसकी एक्सटेंशन हो गई 8 से 11 और ये कंप्रेस हो गया 8 से 5 में। ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू गाइस डू इज आप इसको इंडिविजुअल सॉल्व करते हो। आप सबसे पहले इसकी एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे, दैट इज गोइंग टू बी हाफ टाइम्स के, दैट इज 6000, क्योंकि मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया न्यूटन्स पर सेंटीमीटर से न्यूटन्स पर मीटर में, और 0.11 स्क्वेड माइनस 0.08 स्क्वेड, यू विल एंड अप गेटिंग द वैल्यू एज दिस 17.1। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो है, मैं इसको फिर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, फाइनल वैल्यू ना दी हो, खैर। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास इधर भी देख लें 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिल 6000 एंड एक्सटेंशन अब जो है इसकी 0.05 स्क्वेड माइनस 0.08 स्क्वेड। इसकी जो वैल्यू आ रही होगी दैट्स गोइंग टू बी 1/2 टाइम्स 6000 times it by 0.05 squared minus 0.06 squared, and your value is minus 3.3. Yeah, it's going to be minus 3.3.
तो 17.1 में अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों वैल्यूज़ को 17.1 प्लस माइनस 3.3, माई वैल्यू इज़ 13.8। ये 5.4 की कहानी कहाँ से बैठी, लेट्स लुक एट दैट। तो मेरी जो वैल्यू आ रही थी वो 3.3 आ रही थी। तो ये हमारे पास जो है दोनों को एंड में, दोनों के एडिशनल स्ट्रेन एनर्जीज को वी ऐड दम टुगेदर, और उनको ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस। ठीक है, इज 11.7 आ रही है। लेट्स सी 1/2 टाइम्स 6000 टाइम्स इट बाय 0.05 स्क्वेयर्ड माइनस 0.08 स्क्वेयर्ड। हाँ यार 11.7 आ रही है, हो सकता है मैंने कोई जो है कैलकुलेशन में एरर कर दिया हो। ठीक है, तो वो क्योंकि इसकी फाइनल लेंथ जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी और इनिशियल जो है 8 सेंटीमीटर थी। तो मैंने एंड में जो है इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, 17.1 प्लस माइनस 11.7। तो जब दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं 17.1 एडेड विद नेगेटिव 11.7, तो दोनों एडिशनल स्ट्रेन एनर्जीज को ऐड कर दो एंड यू विल इवेंचुअली गेट 5.4 जूल्स, जो इसके अंदर अब एनर्जी स्टोर्ड है। अच्छा याद रखना दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट आएगी क्योंकि नंबर्स दे आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 11 और 8 ही है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। तो उनके नंबर्स हैं वही जो है यूज़ करने हैं, और जो है उसी से जो है हमारे पास वैल्यू आ रही होती है। ठीक है जी, आई होप यू गॉट द पॉइंट। मूविंग ऑन फर्दर, अगले सवाल में बोलता है कैलकुलेट द एनर्जी दैट इज़ कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, गिवन दैट ऑल द एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि ये जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई थी 5.4, ये पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और मुझे इसकी स्पीड निकालनी थी इनिशियल। तो बस मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो जो वैल्यूज़ है मेरे पास, मास 2 था, वी स्क्वेड, तो मैं जब इसको मैं कैलकुलेटर में प्लग इन करूँगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ, जो मेरी वेलोसिटी आ रही होगी दैट इज़ 2.3, मेरी जो स्पीड आ रही है दैट इज़ 2.3 मीटर्स पर सेकेंड, जो इसकी इनिशियल स्पीड होगी। अच्छा, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द स्प्रिंग। गाइज ये जो स्प्रिंग है, ये जो इस पर्टिकुलर मोशन में टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता रहता है, करता जाता है, करता जाता है, ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, ये आप लोग A2s में ऑसिलेशंस में बहुत डिटेल में इसको जो है स्टडी करते हो। दिस मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। अच्छा, मूविंग ऑन फर्दर, find the ratio of strain energy in P to the ratio of strain energy in Q. Over here you are given two springs, दोनों की आपको वैल्यूज दी हुई हैं और आपको स्ट्रेन एनर्जीज के रेशियो निकालने हैं। याद करें स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला था दैट इज हाफ Fx, और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है K और ये फोर्स है। ठीक है भाई, अब अगर आप याद करें F इज इक्वल्स टू KX को, तो हमारे पास पहले स्प्रिंग के लिए जो K, क्योंकि K है तो जो इसकी K की वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास F/X आ रही होगी, और जो दूसरा स्प्रिंग है उसमें हमारे पास जो है स्प्रिंग कांस्टेंट 3K है, तो हमारे पास जो K की वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास आ रही होगी 3KX F/3K, दैट इज X। मैंने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट प्लग एवरीथिंग इन द फॉर्मूला, हाफ टाइम्स F एज इट इज़ है, दोनों पे फोर्स सेम है। जो पहला वाला स्प्रिंग है उसकी एक्सटेंशन जो होगी हमारे पास, या उसकी जो एक्सटेंशन हो रही होगी वो हमारे पास F/K से हो रही होगी। सॉरी यार, इधर इसको एक बार फिर से देखिएगा। हाफ KX का फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू KX पहले स्प्रिंग के लिए, उसकी जो X की वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी F/K। तो यहाँ पे मैंने X की जगह F/K लिख दिया। अच्छा जी, दूसरा वाला मेरा स्प्रिंग है, क्योंकि वहाँ पे K की वैल्यू 3K है, तो वहाँ जो X की वैल्यू आ रही होगी F/3K। तो मैंने हाफ टाइम्स F/3K कर दिया।
अच्छा जी, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ को ले जाएंगे, वैल्यू क्या रह जाएगी 1/k डिवाइड बाय 1/3k। ठीक है, के से के भी कट जाएगा, 3/1 का जो है मेरे पास रेशो आ रहा होगा। तो स्ट्रेन एनर्जी जो P में है वो 3 टाइम्स होगी स्ट्रेन एनर्जी ऑफ Q के मुकाबले में। तो ये हमारे पास इसका पहली एग्जांपल हो जाएगी। मूविंग ऑन फर्दर, सिमिलरली ये रेशो का एक और क्वेश्चन भी देखते हैं क्योंकि पेपर्स में बहुत जो है कॉन्टिन्यूसली पूछ रहा होता है। अच्छा, ओवर हियर दे आर आस्किंग यू अगेन द रेशो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी फ्रॉम P टू Q, रेशो निकालना है। सेम बात है, हाफ F टाइम्स एक्सटेंशन इन P डिवाइडेड बाय हाफ F टाइम्स एक्सटेंशन इन Q। तो हमारे पास फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू के ई का ही है। ओवर हेयर एक्सटेंशन अगर मुझे चाहिए होगी तो स्प्रिंग P के लिए हमारे पास फोर्स है 5F इज इक्वल्स टू 3K टाइम्स E, तो 5F/3K एक्सटेंशन की वैल्यू आ जाएगी। इधर हमारे पास जो है F हमारे पास है 7F इज इक्वल्स टू 8K टाइम्स E, तो एक्सटेंशन की वैल्यू हमारे पास 7F/8K आ जाएगी। जस्ट यू हैव टू प्लग इट इन द फॉर्मूला। मैं सिर्फ इसको फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, हाफ टाइम्स F is 5F for P, the F is 5F times extension is 5F/3K and then divided by 1/2. Force is 7F and then times it by 7F/8K. अच्छा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट करते हैं, F² से F² कैंसिल, K से K कैंसिल, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 49 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी, ये इससे डिवाइड, ये चीज़ इससे डिवाइड हो रहा था। अच्छा, 5 5 तो 25 है, सॉरी यार यहाँ पे मेरे से एक ब्लंडर हो गया, 5 5 तो 25/3 एंड देन आई मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, जो उसको रेसिप्रोकेट करके माई वैल्यू आई एम गेटिंग इज 49 एंड देन ये रेसिप्रोकेट नहीं किया था इसको यार, ये हमारे पास 8 ऊपर आ जाएगा एंड 49 विल बी डाउनवर्ड्स। ठीक है, एक बार फिर देख लेना यार, ये हमारे पास आ रहा है 25/3 डिवाइडेड बाय 49/8। तो ये 49/8 डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 25/3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8/49। ठीक है, 25 टाइम्स 8, so my final value that I am getting a ratio is 200/147 and that will be my final ratio. अच्छा जी, ये तो रेशो आ गया। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, अब हमारे पास देयर इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग्स। आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को मैं सीरीज में और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस में ऐड करूंगा और समझते जाते हैं बात को। लेकिन मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसकी मैंने रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है कि भाई एक स्प्रिंग है जिस पे फोर्स F लगाने पे वो एक्सटेंशन उसकी E है और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है K है। अगर मैं दो स्प्रिंग्स ऐड करूं इन सीरीज लाइन बाय लाइन और फोर्स लगाऊं उन पे, तो लाजमी सी बात है ये फोर्स, ये वाला स्प्रिंग और ये वाला स्प्रिंग दोनों इक्वली एक्सपीरियंस करेंगे। और जब दोनों स्प्रिंग्स फोर्स इक्वली एक्सपीरियंस करेंगे तो इन दोनों के अंदर जो है एक्सटेंशन भी सेम होगी। तो मेरे पास जो टोटल एक्सटेंशन आ जाएगी दैट विल बी 2E, क्योंकि वो फोर्स पहले स्प्रिंग पे भी वही वजन लग रहा है, दूसरे स्प्रिंग पे भी वही वजन लग रहा है, तो हमारे पास द एक्सटेंशन विल बी 2E। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी जनरली इस पूरे की रिजिडनेस याद रखना, F इज इक्वल्स टू के ई है, K इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंशन डबल हो जाएगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट विल ऑलवेज बी हाफ। एक बार फिर से, दो स्प्रिंग सीरीज में लगाए, एक उस पर सिमिलर लोड था, इस लोड F की वजह से स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन E हुई, स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन E हुई।
तो टोटल एक्सटेंशन जो होगी वो 2e हो जाएगी। इन सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सटेंशन ऐड होती जाती है और स्प्रिंग कांस्टेंट डेफिनेटली विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस टोटल कॉम्बिनेशन की जो रिजिडनेस है वो हमारे पास आधी हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन डबल हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्सटेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के, हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप ही रहता है। सिमिलरली अगर मैं 3 स्प्रिंग्स को सीरीज में अटैच कर दूं और उस पर एक लोड लगा दूं फोर्स F का, तो ये तीनों स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हो जाएगी दैट विल बी ई। तो टोटल एक्सटेंशन जो होगी दैट्स गोइंग टू बी 3e, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमारे पास 1/3 के बराबर हो जाएगा, 1/3 के हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिजिडनेस बाय विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो याद रखिएगा जो कॉन्सेप्ट इज प्रीटी मच वेरी सिंपल। तो हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो एक्सटेंशन का इन्वर्स होता है, ठीक है। अगर मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट या जनरल फार्मूला बनाना चाहूँ तो हमारे पास जो टोटल एक्सटेंशन है वो इंडिविजुअल एक्सटेंशंस को ऐड करके आ जाती है, ठीक है। और आइडेंटिकल स्प्रिंग है तो उसमें हमारे पास एक की एक्सटेंशन हो टाइम्स इट बाय कितने स्प्रिंग है मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल एक्सटेंशन आ जाएगी सीरीज़ में अटैच होने वाले आइडेंटिकल स्प्रिंग की। और अगर मुझे टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हो तो मैं इन्वर्सली ऐड कर सकता हूँ 1/k + 1/k + 1/k1 k2 k3, और आइडेंटिकल स्प्रिंग के लिए बेटा k टोटल k/n से भी निकल सकता है। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कितने भी स्प्रिंग्स मैंने सीरीज में अटैच किए। फर्दर ऑन, अगर मैं पैरेलल में स्प्रिंग्स को अटैच कर दूं तो सिमिलर फोर्स लगाने पे, क्योंकि ये फोर्स दोनों स्प्रिंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फोर्स जो है दोनों स्प्रिंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो जहां इस स्प्रिंग को अगर लेट्स सपोज एक स्प्रिंग पे मैं लोड लगाता और वो उसकी एक्सटेंशन जो है 2 सेंटीमीटर होनी थी, अब मैंने दोनों स्प्रिंग लाइन बाय लाइन लगा दी और दोनों के साथ उसी सिमिलर लोड को अटैच कर दिया, तो अब होगा क्या कि अब फॉर एग्जांपल जो स्प्रिंग हमारे पास पहले 2 सेंटीमीटर स्ट्रेंड करना था, अब क्योंकि लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो अब ये वाला स्प्रिंग 0.5 एक्सटेंशन करेगा और ये वाला स्प्रिंग भी क्या करेगा 0.5 एक्सटेंशन करेगा, क्योंकि अब सिर्फ उस पर आधा लोड पड़ रहा है। अगर लेट्स सपोज 10 न्यूटन के लोड पे 1 सेंटीमीटर उसने स्ट्रेच होना था, तो अब उसके ऊपर 10 न्यूटन तो पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों स्प्रिंग उस वजन को बराबर बराबर उठा रहे हैं, दोनों पे अब 5-5 न्यूटन पड़ रहा है, तो जहाँ एक्सटेंशन जो है 1 सेंटीमीटर होनी थी वहाँ अब एक्सटेंशन हाफ हाफ हो जाएगी, तो इन दोनों की एक्सटेंशन विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ। अगर मैं 3 लगाता तो इक्वली डिवाइड हो जाती, तो एक्सटेंशन वो जो है 1/3 हो जाती फॉर द ओरिजिनल वैल्यू, और 4 में 1/4 हो जाती। जहाँ पे इस पे 10 न्यूटन का लोड आ रहा था, अब 2.5 न्यूटन का सब पे लोड आ रहा है, तो जहाँ इसकी एक स्प्रिंग की एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर होनी थी, तो यहाँ पे अब हमारे पास 0.25 चारों की एक्सटेंशन हो रही है, कहाँ 1 कहाँ 0.25, तो 4 गुना से कम हो गया, इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो ये हमारे पास एक जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूँ तो बेटा जो टोटल फोर्स है उसको डिवाइड कर दो आपके पास नंबर ऑफ स्प्रिंग से, तो एक स्प्रिंग पे लगने वाली फोर्स मिल जाती है, जो कि मैंने आपको अभी वर्बली बता दिया। अगर टोटल एक्सटेंशन को मैं नंबर ऑफ स्प्रिंग से डिवाइड करूँ तो एक एक्सटेंशन एक स्प्रिंग पे लगने वाली मिल जाएगी, पैरेलल में डिवाइड हो जाएगी, 2 हैं तो टोटल एक्सटेंशन अगर एक स्प्रिंग की 1 सेंटीमीटर थी, 2 से डिवाइड करा था तो 0.5 आ रही थी, 4 से करूँगा तो 0.25 आ जाएगी। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो जितने स्प्रिंग में लगाता जाऊँगा वो उसको जितने नंबर ऑफ स्प्रिंग से एक स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास उस कॉम्बिनेशन का टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर ये वाला स्प्रिंग जो है इनिशियल स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट जो यहाँ बना हुआ है स्प्रिंग मेरे पास, इस एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन्स पर मीटर था, तो अब इन 4 वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो 80 न्यूटन्स पर मीटर हो जाएगा। मतलब अब इसको उस सेम एक्सटेंशन के लिए 4 गुना फोर्स लगेगी, क्योंकि अब चारों स्प्रिंग बराबर बराबर लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। Force in parallel gets divided equally, yes, that's what I discussed, and total extension is the same as the extension of any one spring.